अतुल सुभाष के आत्महत्या करने के बाद पूरे देश में एक मांग उठ रही है कि जो 498 का मिसयूज किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट होने के बाद पत्नी अपने मायके चले जाती है और कुछ ही दिनों के बाद वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पति और उसके सारे घर वालों का नाम FIR में दर्ज करवा देती है। और यह FIR इसलिए दर्ज करवाई जाती है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके, उनसे समझौता करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा सके, उनसे पैसे वसूल किए जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि आप 498 एक ही FIR को किस प्रकार से क्वेश करवा सकते हैं। अब नहीं चलेगी पत्नी की मनमानी। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी ने जो पुलिस स्टेशन में 498 दहेज की जो FIR दर्ज करवाई थी उसे किस प्रकार से खारिज कर दिया जाता है। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत लाल बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो 498 के मामले पर दिया गया था। वह मामला है लक्ष्मी नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना। 10 दिसंबर 2024 को यह जजमेंट आया था। इस मामले में जब हस्बैंड और वाइफ के बीच डिस्प्यूट हो जाता है तो उन दोनों के बीच सुलह कराने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन पत्नी नहीं मानती है और अपने मायके चली जाती है और वहां पर जाकर पति और उसके घर वालों के खिलाफ 498 IPC के तहत FIR दर्ज करवा दी जाती है। जब वह FIR दर्ज करवाती है तो न केवल हस्बैंड के खिलाफ बल्कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ इनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवा दी जाती है। जैसे ही उनके खिलाफ 498 IPC की FIR दर्ज होती है तो पति और उसके परिवार वाले जाते हैं हाई कोर्ट के पास 482 CRPC के तहत और वहां जाकर उस FIR को क्वेश यानी खारिज करने की प्रेयर की जाती है। वहां जाकर यह कहा जाता है कि हमारा किसी भी प्रकार से रोल नहीं है पत्नी को दहेज के लिए परेशान करने के लिए। पति के द्वारा यह कहा जाता है कि मैंने तो केवल एक डिवोर्स का नोटिस भिजवाया था, उसके काउंटर ब्लास्ट में मेरी पत्नी के द्वारा मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ 498 एक की FIR दर्ज करवा दी जाती है। लेकिन हाईकोर्ट उनकी बात को नहीं मानती है और नहीं सुनती है और 482 CRPC के तहत पति और उसके घर वालों ने जो याचिका लगाई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट में यह कहा गया है कि इन केसेज में गिरफ्तारी नहीं होती है, इसलिए हम आपको लिमिटेड रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन जो हस्बैंड है और उसके जो परिवार वाले हैं हाईकोर्ट के इस आदेश से संतुष्ट नहीं होते हैं, वह एग्रीड हो जाते हैं यानी परेशान हो जाते हैं। इसी बीच में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के द्वारा ब्रदर इन लॉ को छोड़कर बाकी सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है। अब हस्बैंड उसके घर वाले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, नोटिस जारी होते हैं और दोनों पक्षों की आर्ग्यू सुनी जाती है। हस्बैंड की साइड से यह आर्ग्यू किया जाता है कि हमारा FIR में कोई भी एलिगेशन नहीं है और कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि इस डेट को पति और उसके घर वालों ने पत्नी को दहेज के लिए परेशान व तंग किया हो। और दूसरी तरफ वाइफ के वकील के द्वारा यह आर्ग्यू किया जाता है कि जो आरोपी व्यक्ति है उन पर इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए, उन पर ट्रायल चलनी चाहिए ताकि यह पता किया जा सके कि उन्होंने पत्नी को परेशान किया है कि नहीं किया है। तो इस स्टेज पर FIR को क्वेश नहीं करनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद डिटेल में गाइडलाइन दी जाती है। सबसे पहले तो यह डिफाइन किया गया है कि 498A क्या है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो यह कहा जाता है कि पति और उसके रिलेटिव अगर पत्नी को दहेज के लिए तंग व परेशान करते हैं तो यह IPC के सेक्शन 498A की परिधि में
आएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि अगर आप एफआईआर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी एफआईआर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक इवेंट नहीं है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि पति और उसके घर वालों ने पत्नी को दहेज के लिए तंग व परेशान किया हो। केवल जनरल एलिगेशन लगने से यह एफआईआर नहीं चलेगी। आपको यह बताना होगा कि इसकी स्पेसिफिक डेट क्या थी, इस डेट को आपके साथ क्या किया गया, स्पेसिफिक इवेंट होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि केवल पति और उसके घर वालों का नाम लिखा देने से और यह कहने से कि दहेज के लिए तंग व परेशान किया, तो ऐसा कोई भी आरोप लगाने से वह एफआईआर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड वाली जजमेंट में हमने इस बात को रखा था और एफआईआर को भी क्वेश किया था और हर जजमेंट में हम यह कहते आए हैं कि अगर आपके द्वारा सिंपल एलिगेशन लगाए गए हैं और आप यह कहकर आ रहे हैं कि दहेज के लिए तंग व परेशान किया, केवल इतना कहने मात्र से हम एफआईआर को चलने नहीं देंगे। हम एफआईआर को क्वेश करेंगे और आपको यह बताना पड़ेगा कि कब किसने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड के अलावा जो बाकी पिटिशनर थे उनका तो कोई भी रोल नहीं था और जो सिस्टर इन लॉ थी वह वहां तो रही नहीं थी, इसलिए उसका रोल कैसे हो सकता है और आपको दहेज के लिए तंग व परेशान कैसे कर सकती है। और रही बात फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, तो इनका भी कोई स्पेसिफिक रोल नहीं आया है, इसलिए हम इन पर ट्रायल यानी केस चलाने की इजाजत नहीं देते हैं। साथ ही साथ एक बात और सामने आती है कि पति के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरी पत्नी का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। जब मेरी पत्नी को मैंने बात करते हुए पकड़ लिया और मैंने उसको बात करने से मना किया तो वह घर छोड़कर चली गई और अल्टीमेटली मैंने उसके खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस उसको साथ में लेकर आती है, मेरी पत्नी मेरे से सॉरी भी बोलती है, यह बातें रिकॉर्ड पर है और अंत में जब वह नहीं मानी तो उससे परेशान होकर मैंने डिवोर्स का केस कर दिया और उसके खिलाफ नोटिस जारी करवा दिए। यह देखते हुए उसने सोचा कि अब मामला बिगड़ गया है तो उसके द्वारा मेरे और मेरे परिवार पर 498 की एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाइफ को दिक्कत होती तो वह कभी भी एफआईआर दर्ज करवा सकती थी। वह इस बात का वेट नहीं करती या इंतजार नहीं करती कि मेरे पति के द्वारा डिवोर्स का नोटिस भेजा जाए। इससे हमें यहाँ पर एक और सहायता मिलती है कि जब आप पत्नी के खिलाफ डिवोर्स का केस करते हैं या प्रोसीडिंग चालू कर देते हैं, नोटिस भिजवा देते हैं, उसके बाद पत्नी 498 का केस करती है, तो यह एक ग्राउंड बन जाता है कि आप उस एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन तीनों बातों को डिस्कस करते हुए कहा जाता है कि देयर इज नो स्पेसिफिक एलिगेशन, दिस इज ए जनरल एलिगेशन, मतलब कि सब पर एक समान ही एलिगेशन यानी आरोप लगाए गए हैं, इसलिए हम एफआईआर नहीं चलने देंगे। और दूसरा ये है कि डिवोर्स का नोटिस भेजने के बाद 498 की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो हम ये एफआईआर भी नहीं चलने देंगे। इसके बाद तीसरा ये है कि जो टेंडेंसी बढ़ रही है कि एफआईआर में पूरे परिवार वालों को ही घसीटा जाए, अब उसको रोकना जरूरी है और इस जजमेंट से ही हम इस घटना को रोकेंगे। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति और उसके घर वालों के द्वारा जो 482 सीआरपीसी के तहत पिटीशन लगाई गई थी उसे स्वीकार कर लिया जाता है और 498 के तहत जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उनके खिलाफ उस एफआईआर को क्वेश यानी खारिज कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके खिलाफ कोई 498 की झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है और आपने किसी भी प्रकार से पत्नी को तंग व परेशान नहीं किया है तो आप इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और ऑल पर जरूर सेट कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।